इस आर्टिकल में ऑथर बात कर रहे हैं, गो फॉर ए बैड बैंक नॉट एन एएमसी। मतलब एक बैड बैंक बना लो, ना कि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसकी ओर आप प्रस्थान करो। तो यहाँ पर अगर बैंकों ने दोबारा लैंडिंग स्टार्ट करनी है, कर्जा देना शुरू करना है, तो सबसे पहले तो उनका जो पहले से एनपीए बन चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनके कि ढेर लग चुके हैं, खासतौर पे जो सरकारी बैंक है उनके पास, तो पहले तो उनको कम करना होगा, उनको शेड करना होगा। तभी जो है नई लैंडिंग शुरू करो, नए दौर पे जो है आप लोन देना स्टार्ट करो। क्योंकि जब पहले का जो आपने लोन दिया है उसका आप जो है रिकवर नहीं कर पाए हो, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए हैं, वहाँ से आपको ब्याज की किस्तें नहीं आ रही हैं, और ना ही जो आपका मूल जो आपने दिया था वो वापस आ रहा है। पहले उसको तो मैनेज कर लो, उसको तो लेके आ जाओ, फिर नई लैंडिंग स्टार्ट करना। क्योंकि अगर ऐसे करते रहोगे, पिछला जो है बकाया आया नहीं, आगे लैंडिंग शुरू कर दी, तो फिर लिक्विडेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है बैंक के पास पैसा ही ख़त्म हो जाता है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जो कैपिटल कंडीशन होती है, वो बहुत वीक हो जाती है। और फिर बाद में भारत सरकार को क्या करना पड़ता है, जो वीक बैंक हो जाते हैं उनको फिर जो बड़े बैंक होते हैं, सरकारी बैंक जो थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, उनमें मर्ज करना पड़ता है। तो ये सब सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो इसके लिए हमें संभल कर चलना होगा। तो इसके लिए सुझाव दिया गया है बैड बैंक का, कि एक अलग से बैड बैंक बनाओ जो कि आपकी जो एनपीएस है ना उनको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बात कर रही, गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं ना, जो सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो नहीं काम कर रहे, जिनसे नहीं पैसा आ रहा, तो उनको जो है यहाँ पर जो एसेट मैनेजमेंट एंटाइटी है ना, उसको यहाँ पर दिया जाए कि वो यहाँ पर उस एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो इसको हैंडल करे। और साथ ही साथ जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए कि वो यहाँ पर इसको हैंडल करें, इसका जो बैड लोन्स हैं उनको रिकवर करने में कोशिश करें, हेल्प करें। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सेम ही है। तो यहाँ पर ये सब करें काम, लेकिन यहाँ पर कोई बैड बैंक जो है ना उसको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई सेपरेट बैड बैंक यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसिबल थिंग है वो सबसे पहली ये बात है कि जो जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, स्टेट ओन्ड बैंक्स मतलब जो सरकारी बैंक हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठे होना होगा और इकट्ठे होकर जॉइंटली एक नया बैड बैंक जो है ना उसको स्थापित करना होगा, ता जो कि जो बैंक, जो सरकारी बैंक जिनका काफ़ी पैसा एनपीए में बर्बाद हो चुका है, उनको दोबारा से जो है ना रीअश्योर किया जाए, दोबारा से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो उसके लिए एक सेपरेट बैड बैंक बनाओ कि जो जिस जिस बैंक के भी यहाँ पर एनपीएस हैं उन बैंकों के एनपीएस को सुधारे, ठीक है, वो अपने हिसाब से देखे, मैनेज करे किस हिसाब से उसने एनपीएस को बेचना है, कौन सी यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचना है। मतलब कि आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक से एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को आप बेच रहे हो एनपीएस, लेकिन इसमें ऑथर बोल रहे हैं कि बीच में एक बैड बैंक बनाओ। क्यों बनाओ, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं क्रेडिट की, जो पैसा है उसकी जो यहाँ पर ऑफ टैक है बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पर हालांकि आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो बहुत कम की है, जो कमर्शियल बैंक है, सरकारी बैंक, उन्होंने भी ब्याज दरों में काफ़ी जो है गिरावट डाल दी है कि लोग अगर ब्याज पे पैसे लें, लोन लें, तो आगे काम चले। तो अभी की लिक्विडिटी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर इनके पास है, लेकिन कोई पैसा नहीं ले रहा ब्याज पे ऊपर। तो उसका यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो डिमांड है क्रेडिट की वो सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है, नहीं आ रही डिमांड। लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है, ओके, तो यहाँ पर फिर बैंक जो पहले से ही बैड लोन के साथ यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर वो उनके लिए आसान नहीं होगा कि यहाँ पर लेंड कर दें, कि पैसा जो है, जो यहाँ पर लोन लेने आया है आदमी, उसको लोन प्रोवाइड कर दे जितना वो मांगता है। तो यहाँ पर क्रेडिट फ्लो को यहाँ पर दोबारा से हमें निर्यात करना होगा, कहने का मतलब दोबारा से उसको सजीव करना होगा। तो बैंक जो है ना वो जो बैड लोन्स हैं उनसे यहाँ पर बचना होगा, जो कि आने वाले समय में अगर मार्च 2021 तक की बात करें तो तब जाकर हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा। तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते होते ये 15% जो टोटल लोन्स है उससे और जो है बढ़ जाएगा जो बैड लोन्स है हमारे। ये आरबीआई का कथन है यहाँ पर। तो फिर ये सिंपली क्वेश्चन यही होता है कि फिर हम क्यों नहीं अपने जो बैड लोन्स हैं उनको हम जो बेच देते, जो यहाँ पर एआरसीज हैं, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, तो क्यों यहाँ पर नया बैड बैंक बनाए। तो क्या यहाँ पर सबसे जो बड़ा आंसर दिया गया है
वो यही है कि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑन्ड बैंक्स, क्योंकि जो स्टेट ऑन्ड बैंक्स हैं उनके चलने का तरीका अलग है। वो जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, उनका अपना दायरा है, अपने हिसाब से उनकी एक्टिविटीज़ है, सरकार इनको चलाती है, आरबीआई इनको रेगुलेट करती है। तो सरकार जब यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर फिर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की, यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं तो इसके हिसाब से ये बैंक जो है वर्क करता है। तो इसलिए इसको एक नया बैड बैंक देना चाहिए जितने भी सरकारी बैंक है उनको। यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट बैंक्स की हालत भारत में बहुत बढ़िया है। अगर फॉर एग्जांपल हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो ये प्राइवेट बैंक्स हैं। तो इनको आप कंपेयर करो किसी भी सरकारी बैंक के साथ तो इनकी कंडीशन काफ़ी बढ़िया निकल कर आती है। और आगे बात कर रहे हैं जो मैनेजर्स हैं उनकी क्या चिंताएं हैं यहाँ पर, जो बैड लोन्स हैं उनके बारे में। उनका कहना यहाँ पर यह है कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं, जो भी यहाँ पर लोन की वैल्यू होगी, नॉमिनल वैल्यू ओरिजिनल लोन की, अगर उसमें डिस्काउंट देकर अगर हम उस एनपीए को बेचते हैं किसी एआरसी को, किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्या करती है, फिर इसी लोन को खरीद कर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो इसमें भी प्रॉफिट होता है इसको। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स है यही चिंता यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि अगर हम सस्ते में बेच देते हैं जो हमारे बैड लोन्स है, जो एनपीएज है उनको, किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, तो फिर उसके ऊपर जो बहुत सारे जो है ना लॉस जो है एक्सचेकर को, जो बैंक है उसको लॉस काफ़ी होगा उसमें। तो यहाँ पर जो एआरसीज है वो एनरिच हो जाएगी, उनके पास पैसा बनना शुरू हो जाएगा और बैंक जो है वो लॉस के ऊपर और लॉस जो है झेलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो एआरसीज हैं उनको जो है यहाँ पर पीएसबीज के साथ जोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है आज के समय में, कि दोनों जो है जॉइंटली वर्क करें। हर एक पीएसबी जो है जो किसी ना किसी एआरसी से जुड़ी हो, तो यहाँ पर ऑफिशियली वो जो है जॉइंट काम करें। तो इससे क्या होगा, जिस भी तरह का यहाँ पर कैपिटल रिजॉल्व करना होगा, जो भी यहाँ पर पेशेंट कैपिटल होगा जिसके ऊपर एनपीएस काफ़ी हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सोल्यूशंस निकलेगा उसमें जो फ़ायदा होगा वो बैंक का भी होगा। ओके, तो बैंक भी इसमें फ़ायदा जो है उठाएगा जब भी जो एनपीएस है उनको बेचने की बात होगी। और आगे यहाँ पर बात करेंगे, जब तक जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है नए बैड बैंक का उसको सही तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन नहीं किया जाता कि जो एसेट्स है उनको यहाँ पर थोड़ा सस्ते में बेचो आप, तो उससे क्या होगा कि एक फेयर जो है बेनिफिट जो है, जो लॉस्ट यहाँ पर बैंक जो यहाँ पर लॉस झेल चुके हैं उसका एक बेनिफिट आने वाले समय में उनको मिलना शुरू होगा, जो भी यहाँ पर अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे ओके बैड बैंक में। तो यहाँ पर जो भी फ़ायदा होगा वो फ़ायदा सीधे के सीधे किसके पास जाएगा, जो पीएसबी है जो उस बैड बैंक को ऑन कर रहा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो मिलकर एक जो है जॉइंट बैड बैंक बनाएं, फिर वो बैड बैंक जो है जो भी इसको फ़ायदा होगा, जो भी इसके साथ इंटरलिंक्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे उनको भी फ़ायदा जो है डायरेक्टली पहुँचाएगा। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हमने मैनेजर्स को इंसुलेट करना है, अगर जो फर्दर जो यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन है एनपीए सेल्स का थर्ड पार्टीज़ को, तो यहाँ पर अगर इसको हमने सही तरीके से मैनेज करना है ओके, जहाँ फिर कोई भी यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, तो यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, हम मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट जो है ना उसका एक दायरा रखेंगे कि एक मिनिमम वैल्यू होगी, फिक्स करेंगे जिसका जो है एसेट जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी कंपनी को। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जितना मर्जी एसेट जो है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब भी हमने इसको शुरुआत करना है तो हमेशा थोड़े कम से होती है, तो यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू फिक्स होगी कि इससे कम नहीं जो है ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से एक डबल लेयर जो है वो बन जाएगी रीअश्योरेंस की, यहाँ पर जो है जो न्यू बैड बैंक है वही अफोर्ड कर सकता है, ना कि एसेट मैनेजमेंट जो एंटाइटी है, जो एसेट जो मैनेजमेंट कंपनी है वो। तो यहाँ पर बैड बैंक बनाने का बहुत फ़ायदा हमें जो है देखने को मिलेगा। एक और हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे जो एनपीएस हैं वो अगर वो सही हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, अगर वो दुरुस्त होते हैं तो आने वाले समय में बैंक जो लैंडिंग करते हैं, जो पैसा ब्याज पे देते हैं, तो वो दे पाएंगे, क्योंकि पीछे जो एनपीए दे चुके हैं तो उनका भी सोल्यूशन कोई ना कोई निकल के उनके पास आ रहा है। बैड बैंक बनाया है और बैड बैंक जो है उनके एनपीएस को बेच के कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है बैंकों का करवा रहा है। और साथ ही साथ जो मैनेजर्स हैं, जो यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन हो सकता है एनपीए सेल्स का, उससे भी बचकर चल सकते हैं अगर हम फिक्स करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट्स टू बी ट्रांसफर्ड। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें बेसिकली बैड बैंक के बारे में चर्चा की गई है कि नए बैड बैंक की बहुत ज़रूरत है अगर एनपीएस का जो मसला है उसको हल करना है।